छात्रों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध की चर्चा करेंगे। यूपीएससी और बीपीएससी दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर यूपीएससी में देखेंगे तो जीएस सेकंड में लगभग 10 क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन से आते हैं। इसके अलावा जीएस थर्ड में इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं और कभी कभी एसए में भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े प्रश्न पूछे गए हैं। और प्रारंभिक परीक्षा में भी 15 से 20 क्वेश्चन इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध और इकोनॉमिक टाइज से जुड़े हुए प्रश्न आते रहे हैं। जहाँ तक बीपीएससी की बात है तो बीपीएससी के जीएस 1 के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अगर आप मान लें कि जीएस 1 में अच्छा स्कोर करना है, जो कि सफलता के लिए निर्णायक भूमिका निभाता है, तो उसमें इंटरनेशनल रिलेशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि करंट अफेयर्स जो खंड 2 में है उसमें पहले नेशनल से आते थे और इंटरनेशनल से भी आते थे, लेकिन पिछले कुछ बीपीएससी के एग्ज़ाम को देखेंगे तो ये ज़्यादा फोकस कर रहा है इंटरनेशनल रिलेशन पर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर। और यहाँ तक कि अधिकतर बार पिछले 4-5 बीपीएससी में सारे के सारे प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय संबंध से आते हैं। और अगर आप देखेंगे जीएस सेकंड में इकोनॉमिक्स में भी एक आध क्वेश्चन इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ा हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड वार, डब्ल्यूटीओ से जुड़ा हुआ प्रश्न भी आता है, ट्रेड ब्लॉक से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है, तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। और कभी कभी साइंटिफिक पोर्शन में भी जलवायु परिवर्तन से या जो विभिन्न कोप सम्मेलन है उससे इंटर रिलेट करके भी प्रश्न आते हैं। इस कारण मेरे अनुसार बीपीएससी में निर्णायक सफलता प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बेहतर तरीके से तैयार करना होगा, उसकी बेहतर समझ विकसित करनी होगी। खास करके उसकी जो प्रश्नों की प्रकृति होती है वो डायनेमिक होती है, सीधा क्वेश्चन नहीं होता है। अगर एक दो एग्जाम्पल लेंगे तो जैसे रोहिंग्या विवाद हुआ, तो रोहिंग्या विवाद में सिर्फ भारत से नहीं मतलब है, चीन की क्या भूमिका है, पाकिस्तान की क्या भूमिका है, बांग्लादेश की क्या भूमिका है, पश्चिम देशों की क्या भूमिका है। उसी तरह चाबहार बंदरगाह तो भारत अफगानिस्तान, भारत ईरान, भारत सेंट्रल एशिया, इससे ऐसे कनेक्ट करके क्वेश्चन आता है। जब भारत चीन संबंध की बात करेंगे तो भारत चीन रूस, भारत चीन अमेरिका, भारत चीन ईरान, भारत चीन अफगानिस्तान, भारत चीन नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, इस तरह से एक डायनेमिक्स टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आप अगर किसी देश के संबंधों के बारे में अगर अध्ययन करेंगे तो उसके बहुआयामी पक्ष को देखेंगे। एक तो आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक, सांस्कृतिक संबंधों को तो देखेंगे ही, और उससे रिलेटेड अन्य देशों से उसका क्या कनेक्शन है, इंडिया सेंट्रिक ही लेकिन क्या कनेक्शन है, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न आता है। इसलिए एक तो समझ विकसित करनी होगी और बहुआयामी दृष्टिकोण विकसित करना होगा। तो आज हम उन टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिससे कि आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े हुए टॉपिक की समझ विकसित हो सके। हम उन टर्मिनोलॉजी की चर्चा करेंगे जिसका आप विभिन्न चैप्टर में उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो निर्धारित होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंध की या वैदेशिक नीति का निर्धारण जो है उसके हित से जुड़ा हुआ है। वो अपना व्यक्तिगत हित ज़्यादा देखता है। तो उसमें क्या क्या हित हो सकता है, जैसे आर्थिक संबंध के आधार पर विदेश नीति,
आर्थिक संबंध, उसके बाद राजनीतिक संबंध, राजनीतिक संबंध, उसके बाद सैन्य संबंध, एक अलग से ही जोड़ देते हैं सामरिक संबंध, और एक जो लास्ट में आप दे दें सांस्कृतिक संबंध। इन सब आधारों से किसी भी देश की विदेश नीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारण होता है। जैसे आर्थिक संबंध, तो आर्थिक संबंध में हम किसी देश से जैसे द्विपक्षीय व्यापार करते हैं, द्विपक्षीय व्यापार करते हैं उसका होगा। फिर किस तरह का व्यापार करते हैं, तो मुक्त व्यापार नीति, उससे जुड़ा देखते हैं। इसके बाद जैसे अगर उसको और ज़्यादा शेप अगर दें तो CEPA या ट्रेड ब्लॉक्स, तो इन चीज़ों पर के आधार पर हमारा आर्थिक संबंध निर्धारित होता है। राजनीतिक संबंध की जब तो बात करते हैं तो हर एक देश के हित के अनुसार से वह देश अपना अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक संबंध स्थापित करता है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो जैसे भारत की सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्यता, तो भारत की यह होती है कि कौन कौन देश हमें सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता में मदद कर सकता है, या जो नहीं कर सकता है उसको कैसे मोटिवेट करें जो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए हमें वोट कर सकता है या माहौल बना सकता है। एक ये। दूसरा जैसे NSG में हमारी स्थिति कैसे बेहतर होगी उसको। कई वर्षों तक जम्मू कश्मीर जो है वह एक कोर इशू रहा है, तो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए मुद्दे पर हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस तरह निर्धारित हो, यानी हर एक देश हमारे पक्ष में बोले, हमारे विरोध में न बोले, तो उस तरह की शेप से जम्मू कश्मीर में के संदर्भ में उसको हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर हम देखते हैं। तो इसके अलावा अगर हम चौथा पॉइंट अगर हम और जोड़ सकते हैं राजनीति में, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के आधार पर भी हम राजनीतिक संबंधों की महत्व देते हैं। अब जैसे मान लिया सैन्य संबंध, तो सैन्य संबंध में देखिएगा तो जैसे हुआ विभिन्न देशों के बीच सैन्य अभ्यास, अलग अलग देशों के बीच सैन्य अभ्यास, उसके अलावा सैन्य प्रशिक्षण, अधिकारियों को जो सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है वो, सैन्य सामग्री का लेन देन, और चौथा साझा सैन्य सामग्री का उत्पादन। अब इसमें देखिएगा, गौर कीजिएगा, जैसे ब्रह्मोस का उत्पादन हुआ, ब्रह्मोस का उत्पादन ये साझा है, तो हम सैन्य संबंध में इसको देखते हैं। सामरिक संबंध में जैसे मान लिया आतंकवाद हुआ या सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला हुआ, तो इसमें कौन देश हमारा कोऑर्डिनेट कर रहा है, कौन हमें सूचना का मुहैया करा रहा है, आसूचना का कौन मुहैया करा रहा है, यानी सूचना तंत्र से जुड़े हुए चीज़ों को कौन मुहैया करा रहा है, या सूचना तंत्र से जुड़े हुए तकनीकी को कौन मुहैया करा रहा है, तो उसके आधार पर निर्धारित करते हैं। सांस्कृतिक संबंध में अगर आप देखेंगे तो धर्म, भाषा, संस्कृति, इन सब आधार पर, जैसे मतलब धर्म हुआ, तो धर्म का जो मामला है, जैसे बौद्ध धर्म की भारत जननी रही है, तो वैसे देश
जो बौद्ध धर्म का परिपालन करते हैं तो उसका सम्मेलन, उससे भी हमारा अच्छा संबंध हो रहा है। जैसे साउथ कोरिया, जापान, इस सब से हमारा धर्म के आधार पर ये है। भाषा के आधार पर एक रूपता, संस्कृति के आधार पर बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ भारतीय मूल के लोग बस गए हैं और सांस्कृतिक रूप से हमारा उनसे अच्छा संबंध है, सांस्कृतिक रूप से हमारी एक रूपता है। तो उस संस्कृति के आधार पर हम जो है संबंधों को बनाते हैं। तो एक तो ये आधार हुआ। दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के निर्धारण में तीन तरह की नीति अपनाई जाती है। एक आदर्शवादी विदेश नीति, आदर्शवादी। दूसरा यथार्थवादी और तीसरा प्रैग्मेटिक। अब गौर करेंगे आदर्शवादी विदेश नीति किसको कहते हैं, इसको समझना है। तो अगर भारत के संदर्भ में गौर करेंगे तो अशोक की जो विदेश नीति थी वह आदर्शवादी नीति का आधार है। अशोक की विदेश नीति इसका आधार है और नेहरू ने इसी को, आदर्शवादी विदेश नीति को अपनाया है। अब अगर आदर्शवादी विदेश नीति के संदर्भ में इसका अगर हम डिफिनेशन देंगे तो जैसे हुआ सह अस्तित्व, वसुदेव कुटुंबकम, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, शांति की नीति, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मान्यता, नैतिकता, यानी इन सब आदर्शों के आधार पर जो है हम नीति निर्धारित करते हैं। सहअस्तित्व, वसुदेव कुटुंबकम, शांति, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हम अपने आप को चलाते हैं और नैतिकता का पालन करते हैं। यह हो गया आदर्शवादी विदेश नीति। आदर्शवादी विदेश नीति की प्रशंसा होती है और यह उम्मीद किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कि हर एक देश, हर एक समूह, हर एक संगठन आदर्शवादी विदेश नीति को अपनाए या अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आदर्शवादी परंपरा को आगे बढ़ाए। और उसका नाम भी होता है। जैसे अशोक आज भी अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, वह इसलिए है कि अशोक ने वैदेशिक नीति का एक नया आदर्शवादी आधार दिया। लेकिन इसके नुकसान भी होते हैं। अगर हम यथार्थ को भूल कर और सिर्फ आदर्श पर चलेंगे तो अगर आपसे जुड़ा हुआ देश वो यथार्थ को ज़्यादा प्राथमिकता है, आदर्श को नहीं, तो रेपुटेशन दूसरा हो सकता है। जैसे 1962 का भारत चीन वार, 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने सीधे आक्रमण किया और भारत के 38,000 किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तो वहां आदर्शवाद फेल हो जाता है। जबकि इससे पहले भारत ने पंचशील समझौता चीन के साथ किया है, जो आप कह सकते हैं भारतीय विदेश नीति का आधार है। लेकिन परिणाम देखिए क्या हुआ। तो और कई जगह इसके परिणाम पाकिस्तान के साथ संदर्भ में भी आप देखेंगे। भारत आज तक सिंधु जल समझौते, जिसका नुकसान है भारत को, भारत सिर्फ उसका 20% जल यूज करता है, 80% पाकिस्तान करता है। इसके बावजूद, क्योंकि वैश्विक संधि के द्वारा हुआ है, विश्व जल आयोग के द्वारा हुआ है,
तो भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानता है, जो आदर्शवाद का एक प्रमुख पहलू है, तो भारत उससे रिवोक नहीं कर पाता है। तो इसके नुकसान भी है। यथार्थवादी विदेश नीति, ये चाणक्य से प्रभावित है। चाणक्य का कहना था, एक उन्होंने मंडलवादी व्यवस्था दिया था, मंडलवादी व्यवस्था। उसके अनुसार उनका कहना था पड़ोसी राज नैसर्गिक शत्रु होता है, पड़ोसी राज नैसर्गिक शत्रु होता है। तो शत्रु होगा पड़ोसी राज नैसर्गिक। और आपको पता है वाजपेयी जी ने कहा यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स, और हम भी ये जानते हैं। तो अगर शत्रु के सामरिक स्थिति का आकलन न करके, शत्रु की क्षमता का आकलन न करके अगर हम आदर्श में जिएंगे तो 1962 जैसी घटनाएं हो जाएंगी। लेकिन हम शत्रु, क्योंकि जो चाणक्य ने कहा था वो अगर आज भी देखेंगे तो वो प्रासंगिक नजर आता है। तो हमारे पड़ोस में जो शत्रु है या वैश्विक स्तर पर कोई शत्रु होगा, तो उस शत्रु से निपटने के लिए, यानी अपनी सुरक्षा एवं शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए, अगर हम प्रयास करते हैं, अर्थात हम नैतिकता को, अंतर्राष्ट्रीय कानून को, अंतर्राष्ट्रीय विधि को दरकिनार करते हुए यथार्थ के धरातल पर हम अपनी सुरक्षा एवं शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए सैन्य साजो सामान में वृद्धि करते हैं, जिससे कि हम आपातकाल में निपट सकें, तो उसको कहते हैं यथार्थवादी विदेश नीति। 1971 में आप उसका देख सकते हैं, इंदिरा गांधी जो थी, इंदिरा गांधी यह भारत में यथार्थवादी विदेश नीति का परिपालन करने वाली पहली महिला थी। उन्होंने पाकिस्तान और चीन जैसे शत्रु से निपटने के लिए अपने आप को मजबूत किया, और उसके लिए उसने रूस से संबंध बनाए और रूस से साजो सामान लिया, इजराइल से साजो सामान लिया, और तब पाकिस्तान से निपटा। और इसी यथार्थवादी विदेश नीति का प्रभाव था कि अमेरिका, जो कि पाकिस्तान का समर्थक था, उसने जंगी जहाज बेरा भी भेज दिया था, लेकिन रूस से अच्छे संबंध होने के कारण रूस ने भी जंगी जहाज बेरा भेज दिया, और भारत भी सैन्य रूप से मजबूत था, तो पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा, पाकिस्तानी सैनिकों को। तो यहां यथार्थवादी विदेश नीति है। तीसरा है प्रैग्मेटिक, जहां आदर्श और यथार्थ का समन्वय, आदर्श एवं यथार्थ का समन्वय या संतुलन। गौर करेंगे, आदर्श एवं यथार्थ का समन्वय या संतुलन, यानी जहां आवश्यकता हो तो हम आदर्शवादी विदेश नीति को अपनाएंगे या अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आदर्श को महत्वपूर्ण स्थान देंगे, और जहां जरूरत होगी तो यथार्थ को स्थान देंगे। वर्तमान में जो विदेश नीति हमारी है वह इस दोनों का संतुलन है। जैसे उल्फा आतंक, जो अलगाववादी थे या उससे जुड़े अन्य संगठन थे, वे यहां पे घटनाएं कर जाते थे और बर्मा में छिप जाते थे, और अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार हम कुछ कर नहीं पाते थे। तो भारत ने वहां यथार्थवादी विदेश नीति का पालन करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक, पहला सर्जिकल स्ट्राइक बर्मा में किया। पाकिस्तान भारत से कभी भी प्रत्यक्ष युद्ध में नहीं जीता, और उसने प्रॉक्सी वार का सहारा लिया, और 40,000 से ज्यादा सैनिक इसमें मारे गए। जितना इन चारों युद्ध में नहीं लोग मरे, उससे 10 गुना ज्यादा लोग इस प्रॉक्सी वार में मारे गए।
लेकिन हमारा एग्रेशन नहीं होता था, हम आदर्श में जीते थे। वी कैन नॉट क्रॉस द बाउंड्री। तो यहां पे यथार्थ का सहारा लिया, क्रॉस द बाउंड्री एंड स्ट्राइक देम हार्डली। और हमने 2-2 सर्जिकल स्ट्राइक किए। और अगर आप गौर करेंगे इन दोनों सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरी आतंकवाद की समस्या पूर्णतः खत्म हो गई है, लेकिन बहुत कुछ स्लो है, अब उतनी ज्यादा घटनाएं नहीं होती। लेकिन आदर्श की भी है। हम अहिंसा का पाठ सबको पढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं, और यूएनओ में अहिंसा दिवस को मनाया गया, योगा दिवस मनाया जाता है। तो जहां हम आदर्श का भी स्वरूप रखते हैं तो यथार्थ का भी स्वरूप रखते हैं। ये प्रैग्मेटिक विदेश नीति, यानी इसको आप प्रैग्मेटिक को आप एक कह सकते हैं व्यवहारिक विदेश नीति। अगर आप गौर करें तो मिडिल ईस्ट में भारत के इस बीच में मधुर संबंध रहे, अच्छे संबंध हुए हैं, और आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से भारत आज मिडिल ईस्ट से ज्यादा प्राप्त कर रहा है। लेकिन वहां अगर देखेंगे तो 2014 से पहले की परिस्थिति अलग थी। इजराइल जो कि बहुत बड़ी सामरिक शक्ति है, पूरा मिडिल ईस्ट उसके सामने नतमस्तक है। आतंकवाद की समस्या को जिस सक्रियता से वह निपटता है, विश्व का कोई देश नहीं, इवन अमेरिका भी नहीं। और भारत को आतंकवाद से निपटने के लिए, अपनी सामरिक सुरक्षा के लिए इजराइल की जरूरत थी। लेकिन घरेलू राजनीतिक वातावरण प्रभावित न हो, यह मैं नहीं कहता हूं कि फिलिस्तीन का समर्थन नैतिक रूप से भारत को छोड़ना चाहिए, लेकिन अपना भी हित होना चाहिए, यथार्थ वहां भी दिखना चाहिए। तो हमने 92 में पीवी नरसिम्हा राव ने साहसिक कदम उठाया और चीन से, इजराइल से राजनीतिक संबंध स्थापित की, सीधा राजनीतिक संबंध। लेकिन वो प्रगाढ़ता नहीं थी। 25 वर्ष के बाद 2017 में इसको प्रगाढ़ किया गया, और आज हमें सामरिक रूप से बहुत कुछ मिल रहा है। नाइट विजन हो, अवाक्स हो, कुछ भी हो, हम अब न सिर्फ आतंकवाद से निपटने में सक्षम हो पा रहे हैं, अगर भविष्य में अगर पाकिस्तान और चीन से युद्ध हुआ तो इजराइल हमारे सामने में खड़ा होगा, और इजराइल की सामरिक शक्ति विश्व के किसी भी देश की शक्ति से कम नहीं है, मैं तो कहता हूं ज्यादा है। इसके अलावा किसी के क्षेत्र में इजराइल में क्रांति अद्भुत देखी गई। उसका इस्तेमाल गुजरात में हुआ, जो गुजरात सिर्फ व्यापारिक प्रदेश हुआ करता था, आज किसी उत्पादन में अग्रणी राज्य हो गया है। यानी विकास से संबंधित कार्य में भी इजराइल हमारी मदद कर रहा है। तो हमने उससे संबंध बनाया, जबकि सऊदी अरब भी उसके विरोध में है, ईरान भी उसके विरोध में है। लेकिन हमने उनसे कहा कि हमारा इससे व्यक्तिगत हित रहेगा, व्यक्तिगत संबंध रहेगा, आपसे व्यक्तिगत रहेगा, हम अपने हितों को ज्यादा महत्व देंगे। और आज देखेंगे तो सऊदी अरब से ज्वाइंट वेंचर $45 बिलियन का हुआ है। 100 बिलियन से ऊपर निवेश की संकल्पना की जा रही है, रिकंस्ट्रक्शन की संकल्पना की जा रही है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वो हमारा ऑयल का। और पहले इसी घरेलू राजनीति के कारण, इस्लामिक फोबिया के कारण सऊदी अरब भी भारत की जगह पाकिस्तान को तरजीह देता था। लेकिन आज अगर हमारा इजराइल से मजबूत संबंध हुआ तो हट जाना चाहिए था, लेकिन उल्टा हुआ इसका रेपुटेशन। अब पाकिस्तान को दरकिनार कर देखेंगे तो ईरान शिया गुट का प्रतिनिधित्व करता है और सऊदी अरब सुन्नी का, वहां भी क्लैश है। लेकिन सऊदी अरब से प्रगाढ़ संबंध होने के बावजूद हम ईरान से अपनी प्रगाढ़ता बढ़ा रहे हैं। और एक और यूनिक चीज है,
अमेरिका जैसी महाशक्ति भारत को कह रहा है कि आप ईरान से संबंध तोड़िए, लेकिन हम अपने आर्थिक और सामरिक हितों को ध्यान में रख करके हम ईरान से प्रगाढ़ संबंध बनाए हुए हैं। ईरान में चाबहार बंदरगाह है, उससे अफगानिस्तान के थ्रू हमारा एनर्जी कनेक्शन होगा, और फिर चाबहार बंदरगाह से सेंट्रल एशिया कनेक्ट होगा, जिससे हमें ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त होगी। फिर INSTC का जो गलियारा है वो खुलेगा, जो कैस्पियन सागर तक जाएगा, तो SCO को भी कनेक्ट करेगा। इस तरह से हम देखेंगे ईरान से हम सेंट्रल एशिया, कैस्पियन सागर, अफगानिस्तान, सारे ब्लॉक को एक इकोनॉमिक कनेक्टिविटी का काम करेगा। और एक तो वो दूसरा, वो थर्ड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर तो है ही, वो हमें जो एक्सपोर्ट करता है उसके बदले में हमें रुपया देना होता है और जगह में डॉलर देना होता है। तो ये भी एक विशेष छूट है, और इस कारण अमेरिकी दबाव के बावजूद हमने ईरान से संबंध नहीं तोड़ा। ये होता है प्रैग्मेटिक विदेश नीति। हम यथार्थ के धरातल को हम नहीं भूलते हैं, न तो हम दबाव में नहीं आते हैं, न आदर्श के पीछे हम भागे जाते हैं। हमें अपने आर्थिक, अपने सामरिक, अपने राजनीतिक हितों को ध्यान में रख करके हम अपनी नीति निर्धारित करते हैं। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी पर ध्यान देंगे जो आपको आपकी समझ विकसित करेगा प्रश्नों को समझने में या अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने में। एक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को सुदृढ़ करने में CBM की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, और इसके भी मोटा मोटी 5 आयाम हैं। एक, ट्रैक 1, दूसरा ट्रैक 2, तीसरा ट्रैक 3, चौथा ट्रैक 4 और पांचवा ट्रैक 5। अब देखिए, ट्रैक 1 कहते हैं अगर आपका रिलेशन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो तो उसको कहते हैं ट्रैक 1, जो नॉर्मल रिलेशन होता है। अगर दो देशों के बीच बेहतर संबंध होता है तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट संबंध ईज आउट होता है। लेकिन अगर दो देशों के बीच बेहतर संबंध नहीं होते हैं तो हम ट्रैक 2 का इस्तेमाल करते हैं। ट्रैक 2 कहते हैं नॉन गवर्नमेंटल इंपॉर्टेंट पर्सन, नॉन गवर्नमेंटल इंपॉर्टेंट पर्सन, 2 नॉन गवर्नमेंटल इंपॉर्टेंट पर्सन और गवर्नमेंट। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले भारत पाकिस्तान संबंध में, इसको आप बैक चैनल डिप्लोमेसी भी कहते हैं। बैक चैनल डिप्लोमेसी, बैक चैनल डिप्लोमेसी भी कहते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान के संबंध में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन लगभग नहीं के बराबर रहता है। तो जैसे भारत के नॉन गवर्नमेंटल इंपॉर्टेंट पर्सन जैसे कुलदीप नैयर जाते थे एक शिष्टमंडल के नेतृत्व में, और वहां के इंपॉर्टेंट नॉन गवर्नमेंटल पर्सन से बात करते थे, और उसके बाद फिर वहां के गवर्नमेंट से बात करते थे। उसी तरह पाकिस्तानी शिष्टमंडल आता था, यहाँ के इंपॉर्टेंट नॉन गवर्नमेंटल पर्सन से बात करता था, और फिर गवर्नमेंट से बात करके संबंधों को ईज आउट करता था, और ईज आउट करने के बाद फिर गवर्नमेंट टू ट्रैक 1 पे आ जाता था। आप देखेंगे वाजपेयी शरीफ वार्ता, वाजपेयी मुशर्रफ वार्ता, इसमें कुलदीप नैयर ने अहम भूमिका निभाई थी। तो विदेश नीति में ट्रैक 2 विदेश नीति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ट्रैक 3 जो है वह
आर्थिक संबंध, इकोनॉमिक टाइज, आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों के आधार पर निर्धारण होता है। मतलब कई देश ऐसे हैं जिसके साथ आपको सामरिक विवाद होगा, राजनीतिक विवाद होगा, सीमा का विवाद होगा, लेकिन आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध दोनों में अनुकूलता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप गौर करेंगे तो भारत चीन के संबंध में सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रैक 3। ऐसा नहीं कि ट्रैक 1 नहीं है, ट्रैक 1 भी है, लेकिन ट्रैक 3 भारत चीन के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको याद होगा डोकलाम में जिस तरह से चीनी सरकारी मीडिया हाइप कर रही थी, ऐसे लग रहा था युद्ध होने ही वाला है। और तब प्रतिक्रिया में जब भारतीयों ने यह आह्वान किया कि हम चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, तो चीन की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। और फिर वहां ट्रेड ग्रुप्स ने, क्योंकि वो सोशलिज्म है लेकिन वहां मार्केट सोशलिज्म है, याद रखिएगा, मार्केट सोशलिज्म है वहां पे, मार्केट सोशलिज्म। और वहां धनी लोग, पूंजीपति लोग हैं, एक ही पार्टी के लेकिन हैं, उनके हित को नुकसान होने की पूरी संभावना थी। जबकि आपको पता है कि $68 बिलियन वो हमारे यहां एक्सपोर्ट करता है, हम उसको यहां $16 बिलियन, यानी $52 बिलियन का ट्रेड बेनिफिट उसको, व्यापार अधिशेष उसको मिलता है चीन को। तो $52 बिलियन का नुकसान हो सकता था। तो वहां के व्यापारिक समूहों ने प्रेशर किया गवर्नमेंट को, डोकलाम के विवाद में वो पीछे हटा। आज अगर आप गलवान घाटी में देख रहे हैं तो समस्या वही है, लेकिन निदान कैसे आया है? भारत ने शुरुआत कर दी, बहुत सारे चीनी ठेके को खत्म कर दिया। उसके बाद 59 चाइनीज ऐप को ब्लॉक कर दिया, जिससे लाखों करोड़ का उसको नुकसान हुआ। और धीरे धीरे भारतीय जनता की प्रतिक्रिया में अगर इकोनॉमिक टाइज लगभग एबॉलिश किए जाने लगेंगे तो कितना का नुकसान होगा? $52 बिलियन का। कोरोना के संकट से पहले ही चीन की अर्थव्यवस्था 3% से नीचे चली गई थी। मंदी का असर वहां कंप्लीट नजर आ रहा था। कोरोना में वैश्विक मंदी है तो चीन भी उससे अछूता नहीं रहता, और उस पर भारत की यह मान चीन की अर्थव्यवस्था को धराशायी कर सकता है। लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लोगों की परचेजिंग पावर डाउन हो जाएगी। परचेजिंग पावर डाउन होगी, मार्केट रोटेट करना बंद कर देगा, अर्थव्यवस्था मंदी में है और मंदी की ओर बढ़ जाएगी। और इसीलिए देखिए गलवान घाटी में वापस की होने की प्रक्रिया, कितना वापस हुआ नहीं है लेकिन वापस होने की प्रक्रिया है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो ये सैंक्शन और ज्यादा बढ़ता। अब ये है कि ये चर्चा है कि वो वापस हो रहा है तो अब नए सैंक्शन नहीं लगेंगे। तो इकोनॉमिक टाइज बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इकोनॉमिक टाइज के कारण, क्योंकि आज विस्तारवाद का युग नहीं है, आज साम्राज्यवादी विस्तार संभव नहीं है। अगर कुछ संभव है तो आर्थिक साम्राज्यवाद की स्थापना, आर्थिक हित ज्यादा महत्वपूर्ण है। और गौर करेंगे कि कितना भी विरोध होने के बावजूद जब एग्रीकल्चर, WTO की कृषि वार्ता दौर होती है, या जलवायु परिवर्तन से जुड़ा होता है, या कोई आर्थिक मंच होता है, उसमें भारत और चाइना एक हो जाता है पश्चिमी देशों के खिलाफ। तो आर्थिक संबंध जो है वो एक कर सकता है, भारत चीन के संदर्भ में स्पष्ट रूप से देखा जाता है। ट्रैक 4 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट, पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट। देखिए गौर से, भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में ट्रैक 2 और ट्रैक 4 के अलावा कोई उपाय नहीं है। ट्रैक 2 से संबंध ईज आउट होता है और शायद वार्ता हो भी जाती है, लेकिन परमानेंट नहीं होती है। जब तक ट्रैक 2 पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट नहीं बढ़ेगा, कल्चरल टाइज नहीं बढ़ेगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज नहीं बढ़ेगी,
तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे हमारे यहाँ के गायक कलाकार पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान के कलाकार और गायक यहाँ आते हैं और उनका भरपूर स्वागत किया जाता है। हमारे कलाकार और गायक के भी वहाँ भरपूर स्वागत किया जाता है और इसके कारण संबंध ईज आउट होते हैं। देखिए, एक चीज मान रखिएगा, जैसे हमारे भारत पाकिस्तान के संदर्भ में सांस्कृतिक रूप से हमारी एक रूपता है, भाषा एक है, रहन सहन खान पान सब एक है। तो अगर पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा तो दोनों देश की जनता अगर अपनी सरकारों को मजबूर करेगी कि आप विदेश नीति में ईज आउट करें, संबंधों में जो टकराहट है उसको दूर करें, तो सरकार को झुकना पड़ेगा। अगर आपको याद होगा, एक बार क्वेश्चन 56 से 59 में भी पूछा था, खेल संबंध क्या भारत पाकिस्तान के संबंधों को सुधार करने में अहम भूमिका निभा सकता है? तो गौर करेंगे, जब गांगुली की टीम पाकिस्तान खेलने गई थी तो भारत ने वनडे में सीरीज जीता, टेस्ट में भी सीरीज जीता, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के दर्शकों ने जोरदार अभिनंदन किया भारत का। भारतीय दर्शक मैच देखने गए थे, उनका भी जोरदार अभिनंदन किया गया। कहा था कई दुकानदारों ने भारतीयों से पैसा तक नहीं लिया सामानों के बदले में। उसी तरह पाकिस्तान जब चेन्नई में मैच जीता, जिसमें 137 की महान पारी तेंदुलकर के द्वारा खेली गई थी, फिर भारत 16 रन से हार गया था। उसके बावजूद चेन्नई के दर्शकों ने पाकिस्तानी टीम के विजय का अभिनंदन किया। यानी पीपल टू पीपल कांटेक्ट स्थापित हो जाए तो सरकारों को सोचने पर मजबूर करना होगा, सरकारों को टकराहट दूर करना होगा। तो ट्रैक 4 जो है पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाने का है। ट्रैक 5 मीडिया टू मीडिया कांटेक्ट, मीडिया टू मीडिया कांटेक्ट। अब देखिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर मीडिया चाहे तो अगर दो देशों के बीच में संबंध मधुर हैं नहीं है तो उसको मधुर कर सकता है, अगर दोनों देश की मीडिया चाहेगी। लेकिन इसका उल्टा भी होता है, अगर मीडिया चाहे तो संबंधों को बिगाड़ भी सकती है। जैसे फ्रांस में मीडिया के द्वारा फ्रांस और जर्मनी के बीच द्वंद्व को बढ़ा दिया गया और भारत पाकिस्तान में कुछ चैनल देखेंगे अब उस द्वंद्व को बढ़ाने में है, कुछ ईज आउट करने की फेरा में। लेकिन मीडिया टू मीडिया कांटेक्ट भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पर चर्चा करेंगे जो आपको एग्जाम में आएंगे। जैसे एलआई, उससे पहले हम एक पार्टनर ले लें, पार्टनर्स, उसके बाद एलआई, उसके बाद है नेचुरल एलआई और या अलायंस। ये 4 शब्द पहले देखें। पार्टनर्स उसको कहते हैं जिस देश से राजनीतिक संबंध, सामरिक संबंध नहीं हो परंतु आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध हो, तो उसको पार्टनर्स कहते हैं। यानी आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के आधार पर जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जहां निर्धारित होता है उसको पार्टनर्स कहते हैं। जैसे चाइना हमारा पार्टनर है, ये आर्थिक और व्यापारिक संबंध पर निर्धारित होता है। एलआई, एलआई मतलब होता है मित्र। तो मित्र वो होगा जिससे आर्थिक और व्यापारिक संबंध तो मजबूत होगा ही होगा, लेकिन उससे सामरिक संबंध भी मजबूत होगा और राजनीतिक संबंध भी मजबूत होगा। जैसे यूएसए, रसिया, इजराइल, ठीक है, इजराइल, ये इन लोगों से, ये हमारे एलआई हैं। और नेचुरल एलआई इसको कहते हैं जिसके साथ हमारे आर्थिक संबंध भी हैं, व्यापारिक संबंध भी हैं, राजनीतिक संबंध भी हैं और सामरिक संबंध भी हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक संबंध भी है। सांस्कृतिक संबंध यानी ऐसे देश
जिसका प्राचीन काल से हमारा सांस्कृतिक संबंध रहा है। हमारे यहाँ एक शासन प्रणाली है, हमारी एक सोच है, वैश्विक सोच है, और हमारी सभ्यता और संस्कृति में एक जुड़ाव सा रहा है, उसको कहते हैं नेचुरल एलाई। यहां जैसे वह जापान हमारा नेचुरल एलाई है। इन संबंधों के अलावा हमारा सांस्कृतिक संबंध भी है, हमारी यहां एक शासन प्रणाली भी है, तो जापान हमारा नेचुरल एलाई हुआ। अलायंस जो है, अलायंस होता है गठबंधन। ये जो है सैन्य आधार पर दो या दो से अधिक देश अगर समझौता करते हैं उसको अलायंस कहते हैं, जैसे नाटो, ये हो गया अलायंस। गठबंधन के आधार पर हम समझौता करते हैं। इसके अलावा हम और शब्द लें, एक तो सॉफ्ट पावर, दूसरा हार्ड पावर। उसके बाद लिखें गन बोट डिप्लोमेसी, गन बोट डिप्लोमेसी, पेट्रो डिप्लोमेसी, डॉलर डिप्लोमेसी, बंद गोभी की नीति, बंद गोभी की नीति, कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी, कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी, अगर आप इस पर गौर करेंगे, सॉफ्ट पावर वैसा देश जो अपनी सांस्कृतिक विरासत, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी अस्तित्व की सोच, अपने उदारवादी सोच के आधार पर दूसरे देश को आकर्षित करता है, वो सॉफ्ट पावर हुआ। भारत सॉफ्ट पावर भारत को माना जाता था। भारत अपने सांस्कृतिक संबंधों के द्वारा, अपने उन उच्च नैतिक मूल्यों के द्वारा, अपने आदर्शों के द्वारा, अपनी संस्कृति एवं सभ्यता की छाप के द्वारा दूसरे देशों को आकर्षित करता रहा है, सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर उसको कहते हैं जो अपनी सामरिक शक्ति के द्वारा, सैन्य शक्ति के द्वारा दूसरे देशों को प्रभावित करता है, उसको हार्ड पावर कहते हैं, जैसे यूएसए। लेकिन वर्तमान स्वरूप देखेंगे तो भारत कंप्लीट रूप से सॉफ्ट पावर नहीं है। भारत अब दोनों है। जहां पर उसे सॉफ्ट पावर की नीति अपनाने की जरूरत होती है वहां सॉफ्ट, जैसे योगा का, अहिंसा का, उच्च नैतिक आदर्श देने का, वो हम यूज करते हैं अलग अलग जगह। लेकिन जहां जरूरत होती है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, अगर जरूरत होगी तो हम हार्ड पावर की भूमिका भी अपनाते हैं। वर्तमान में भारत सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों का स्वरूप रखता है। दूसरा है गन बोट डिप्लोमेसी। बड़ी बड़ी जो सामरिक शक्तियां हैं वो गन बोट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हैं, यानी सैन्य सामग्री, सैन्य शक्ति के द्वारा दूसरे देशों में भय पैदा करके नीति को परिवर्तित करते हैं। अमेरिका डिएगो गार्सिया में अपना सामरिक अड्डा बनाए हुए है और कई जंगी जहाज बेड़ा वहां काम कर रहे हैं, और उसकी जंगी जहाज के बल पर पूरे मिडिल ईस्ट की नीति को वो प्रभावित करता है। गन बोट डिप्लोमेसी 1971 के बार में भी अमेरिका ने भारत से गन बोट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया था और अपना जंगी जहाज बेड़ा भेजा था। लेकिन रसिया के जंगी जहाज बेड़ा भेजने से अमेरिका वापस ले गया था।
तो वहां भी गन बोट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल हुआ था। पेट्रो डिप्लोमेसी, जब 20वीं शताब्दी में पेट्रोलियम का बहुतायात से मिडिल ईस्ट में खोज हुआ तो मिडिल ईस्ट की अहम भूमिका होने लगी पेट्रोलियम के आधार पे। लेकिन उसके पॉजिटिव रेपुटेशन तो हुई, लेकिन उसके नेगेटिव रेपुटेशन भी हुई। पॉजिटिव आया, अरब की प्रतिष्ठा बढ़ी, मिडिल ईस्ट की प्रतिष्ठा बढ़ी, लेकिन वो एक प्ले ग्राउंड बन गया। जैसे मान लीजिए सीरिया का उदाहरण लें। सीरिया में एक असद समर्थक रसिया है और अमेरिका समर्थक विद्रोही गुट है, जिसको सऊदी अरब भी समर्थन कर रहा है। तो सीरिया के रिसोर्सेज पे, पेट्रो रिसोर्सेज पे कब्जा करने के लिए वो प्ले ग्राउंड के रूप में चेंज हो गया है। इराक प्ले ग्राउंड के रूप में चेंज हो गया है। तो पेट्रो डिप्लोमेसी जो है सो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अहम, पेट्रो डिप्लोमेसी के आधार पर ही कई देशों को, जैसे आज वेनेजुएला की स्थिति बहुत खराब है, पेट्रो डिप्लोमेसी का ही ये है। डॉलर डिप्लोमेसी, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बाद और 21वीं शताब्दी में डॉलर जो है विनिमय का सबसे बड़ा माध्यम है। पाउंड स्टर्लिंग मार्क से भी बड़ा माध्यम पहले भी था। यूरो के आने के बाद कुछ प्रतिस्पर्धा हुई, परंतु डॉलर आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो ब्रेक्जिट जो हुआ है अभी, तो ब्रेक्जिट के बाद यूरो की स्थिति भी कमजोर होगी, तो डॉलर का प्रभाव बढ़ेगा और डॉलर के प्रभाव बढ़ने से कई देशों की मुद्रा गिर जाएगी और इससे व्यापारिक संतुलन बिगड़ जाएगा। और ऐसे ही कई देश का व्यापारिक संतुलन पहले ही बढ़ता है। वेनेजुएला हो, चाहे जिम्बाब्वे हो, मैक्सिको हो, कई देश डॉलर डिप्लोमेसी के आधार पर धराशायी कर दिए गए। बंद गोभी की नीति, इसका इस्तेमाल चीन अपने पड़ोसी राज्यों के साथ करता है। जितने भी उसके पड़ोसी राज्य हैं उसके साथ बंद गोभी की नीति का इस्तेमाल करता है। अगर आप भारत चीन का संदर्भ देखेंगे, लद्दाख का ही उदाहरण लें, तो यहां चीन, यहां भारत, और ये होता है नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड, यहां कोई नहीं रहता है। अगर ये 10 किलोमीटर का एरिया है तो 5 ये यहां पेट्रोलिंग करने के लिए आते हैं और ये यहां पेट्रोलिंग करने के लिए आते हैं। कोई सीमा का अतिक्रमण होता है, यहां पे ये LAC होता है। लेकिन चाइना क्या करता है, भारत ही नहीं कई अधिकतर देशों के साथ, अब जैसे वो सीधा आया 3 किलोमीटर, हंगामा हुआ, भाई आप कैसे आ गए 3 किलोमीटर, तो वो 500 मीटर को पीछे, 2.5 किलोमीटर पीछे चला गया और 500 मीटर पर कब्जा कर लिया और गोभी की तरह बंद कर लिया। बंद गोभी की तरह ये बंद हो गया। बंद गोभी की नीति। फिर कुछ सालों के बाद फिर वो यहां से आया 5 किलोमीटर, फिर हंगामा हुआ, फिर 500 मीटर बढ़ा गया, फिर बंद गोभी की तरह बंद कर लिया। 1 किलोमीटर कब्जा हो गया। तो चीन अपने पड़ोसी देशों के साथ विस्तारवादी नीति के तहत बंद गोभी की नीति अपनाता है। जैसे कहा कि 2 किलोमीटर अभी हाल में गलवान पीछे गया, तो पहले यह पता करना होगा कितना वो आगे आया था। उसकी तो ये नीति रही है बंद गोभी की नीति। आगे बढ़ेंगे 5 किलोमीटर, पीछे चले जाएंगे 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर कब्जा रह जाएगा। तो बंद गोभी की नीति। कैरॉट एंड स्टिक पॉलिसी, ये आप चाणक्य की नीति से प्रभावित है। साम दाम दंड भेद, पहले शत्रु को पुचकारेंगे,
अगर नहीं मानेगा तो स्टिक का इस्तेमाल करेंगे, डंडे का इस्तेमाल करेंगे, और मानना पड़ेगा। क्लीमेंसो ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के को कहा कि अगर नहीं बात मानते हो तो सेना हमारी जर्मनी पर कब्जा करने के तैयार, बर्लिन पर कब्जा करने के लिए तैयार है। एक हाथ में पुचकारिए और दूसरे हाथ में स्टिक लीजिए, तो आपकी नीति बेहतर ढंग से क्रियान्वित होगी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी, ये चाइना की ही पॉलिसी है। भारत को, क्योंकि हिंद महासागर में चीन का कहीं प्रभाव नहीं है, तो भारत को घेरने के लिए, मोतियों की माला की तरह घेरने के लिए वह भारत के आस पड़ोस में अपना सामरिक अड्डा बना रहा है। जैसे मान लिया श्रीलंका है तो यहाँ हम्बनटोटा, फिर मॉरिशस में अपना प्रभाव स्थापित कर रहा है। यहाँ ग्वादर बंदरगाह, पश्चिम में यहाँ ग्वादर बंदरगाह, पूरब में यहाँ सिटवे, कोको, ये बर्मा में बना रहा है। बांग्लादेश में चटगांव, इस पर अपना प्रभाव स्थापित कर रहा है। तो घेरने की नीति, भारत को चारों ओर से घेरने की नीति। तो भारत ने भी रिवर्स स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी चलाई और भारत ने भी चीन को घेरने की नीति अपनाई। जैसे वियतनाम से, ताइवान से, इंडोनेशिया से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से जुड़ करके, क्वाड इसका एक उदाहरण है। भारत ने भी रिवर्स स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी अपनाई। भारत की जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी अभी चलाई जा रही है, उसका यही है उद्देश्य कि चीन को घेरा जाए। तो आज हम इन टर्मिनोलॉजी को व्यवस्थित रूप से इसको ध्यान से रखेंगे, क्योंकि आगे आने वाले सभी चैप्टर में आपको इस समझ का उपयोग करना होगा, इन टर्मिनोलॉजी का उपयोग करना होगा। अगले क्लास से हम बारी बारी से चीज़ों पर ध्यान देंगे। नेबरहुड पोस्ट पॉलिसी, अलग अलग देशों से संबंध, अलग अलग ब्लॉक से संबंध, इसका हम सिलसिलेवार ढंग से वीडियो क्लास आपको देंगे। धन्यवाद।